Hello student, today we are going to study the mechanism of stomatal movement. उससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज स्टोमेटा, ये किस किस से बना होता है और कैसे इसमें जो है मैकेनिज्म. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो the opening and closing of stomata is called stomatal movement, and several hypotheses have been proposed to explain the mechanism of opening and closing of stomata. In this topic, we are going to study the three hypotheses. First is star-sugar hypothesis, second is Stewart hypothesis, and third one is active potassium ion transport theory. So let's start with the star-sugar hypothesis. This hypothesis was put forward by J.D. Saire in 1923. So this hypothesis was put forward by J.D. Saire in 1923. And according to this hypothesis, during the presence of sunlight, that means in the daytime, the pH of guard cell increase. In sunlight, the pH of guard cell increase, and due to which decrease in carbon dioxide take place. And because of the pH of increase on the pH of guard cell, there is a decrease in carbon dioxide concentration. At high pH, as this cell enzyme phosphoenolase became active and starch is converted into sugar, that is glucose 1-phosphate. Starch is converted into sugar, and that sugar is glucose 1-phosphate. And due to this formation of glucose 1-phosphate, there is increase in DPD of guard cell, and due to this, these cells became turgid and stomata open. देखिए बहुत ही सिंपल है, हम इसको फिर से समझते हैं. देखिए स्टार शुगर हाइपोथेसिस, यहाँ पे जो है स्टार की फॉर्मेशन किस में हो रही है, शुगर में. तो यहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस थी, इसको दिया था J.D. Saire ने इन 1923 में. अब हमें पता है कि डे टाइम में जो है स्टोमेटा जनरली क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और नाइट में क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सनलाइट यानी डे टाइम के बारे में. तो जब डे टाइम है तो क्या होता है, गार्ड सेल का पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाता है. उस इंक्रीज पीएच के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो होती है गार्ड सेल में वो डिक्रीज हो जाती है. उसकी वजह से जो एंजाइम फॉस्फोएनाइलेज है वो एक्टिव हो जाती है, और जितना भी स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू शुगर, और शुगर में भी क्या, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, जिसकी वजह से डीपीटी जो होता है गार्ड सेल का वो इंक्रीज हो जाता है, और वो कैसी फॉर्म में आ जाते हैं, टर्जिड यानी स्वेलन फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं. इसका जस्ट रिवर्स होगा डार्क में यानी रात में. वहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. उसकी वजह से जो पीएच था गार्ड सेल का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और फिर उल्टा हो जाता है. जो शुगर है, जो शुगर बनी थी वो वापस किस में बन जाती है, स्टार्च बन जाता है. तो शुगर क्या बनी थी, या ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में. और फिर जो है जब ये स्टार्च में हुआ तो अगेन क्या हुआ, डीपीटी डिक्रीज हो गया, और जैसे ही डीपीटी डिक्रीज हुआ गार्ड सेल कैसे हो गए, फ्लैसिड. ठीक है, और फ्लैसिड होने के कारण जो है स्टोमेटा जो है वो क्या हो गए, क्लोज हो गए. तो बहुत ही सिंपल है. आप वैसे अगर हम कंसेप्ट्स की और थ्योरीज की बात करें तो बहुत डिटेल है, लेकिन आप बहुत शॉर्ट में फॉर अचीविंग मार्क्स इन योर एग्ज़ाम आप ये सिंपल कंसेप्ट लर्न कर लीजिए. और ये बहुत इजी है कि जब डे टाइम होगा ड्यूरिंग सनलाइट द पीएच ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज, है ना, पीएच जो होता है गार्ड सेल का इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज. ठीक है, और वहाँ पर एक एंजाइम वर्क करेगी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना ही है कि फॉस्फोएनाइलेज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू शुगर विच इज ग्लूकोज 1-फॉस्फेट.
और उसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन डीपीटी ऑफ गार्ड सेल। उसकी वजह से जब डीपीटी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो हमारे गार्ड सेल्स हैं दे बिकेम टर्जिड एंड स्टोमेटा विल ओपन। एंड सेम प्रोसेस विल बी वाइस वर्सा इन डार्क। इन दिस द कार्बन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। कार्बन कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो गया। जो यहाँ पर जो शुगर बनी थी दैट विल अगेन कन्वर्ट इनटू जो स्टार्च, विच मीन glucose 1 phosphate will be changed into starch, and due to this the DPD automatically decrease, by which the guard cell became flaccid and stomata will be closed. तो this theory was starch sugar hypothesis, यानी कि दिन के समय जो है स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में, और रात के समय ये शुगर किस में चेंज हो जाएगी, स्टार्च में। और बाकी आपको ये प्रोसेस जो है वो हो जाना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या होगा, जब पीएच जो है वो इंक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करती है दैट इज एंजाइम फॉस्फोइनाइलेज, जो एक्टिव होती है, उसकी वजह से जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और गार्ड सेल जो है वो क्या बन जाते हैं, टर्जिड, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज जो है वो दी थी स्टीवर्ड हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। और हम बोल सकते हैं कि ये जो सायरे हैं उन्हीं की जो हाइपोथेसिस है उसी को आगे बढ़ाया है। तो सायरे ने जब कहा था कि यहाँ डे टाइम में क्या है, यहाँ देखिए ये जो डे टाइम है यहाँ पर उन्होंने बोला था कि स्टार्च इज कन्वर्टेड टू शुगर विच इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर पीएच इंक्रीज हुआ, देयर विल डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो स्टीवर्ट ने कहा कि ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तक ही नहीं रुकती है, इसके बाद जो है बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ देखिए उन्होंने इस हाइपोथेसिस को और बताया कि वहाँ पर यह जो स्टार्च है वो शुगर में चेंज होता है, लेकिन वो शुगर जो है शुगर में चेंज होता है, जो ये शुगर है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के आगे भी एक स्टेप होता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद अगेन क्या बनता है, ग्लूकोज। तो बस सिंपल वही प्रोसेस है कि अगेन द पीएच ऑफ गार्ड सेल विल इंक्रीज, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, जो एंजाइम फॉस्फोलिनेज है वो एक्टिव होगी, और यहाँ पे due to high pH the starch will convert into glucose 1 phosphate, and this glucose 1 phosphate will again change into glucose 6 phosphate। ठीक है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अगेन क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, और ये जो है कि ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो इतना सॉल्युबल नहीं है, तो कुछ सॉल्युबल चीज़ जो है वो गार्ड सेल में फॉर्म होगी, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और उसकी वजह से बाकी वो सेम प्रोसेस है, बस इतना ही है कि जो सायरे ने जो बोला था कि यहाँ पर स्टार्च विल बी कन्वर्टेड टू शुगर, उन्होंने वहाँ तक कहा था कि सिर्फ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। स्टीवर्ट ने उसको एक्सटेंड किया कि वहाँ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो बनता है, लेकिन उसके बाद भी एक और स्टेप है, यानी वहाँ पे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और उससे बनता है ग्लूकोज, उससे जो है स्टोमेटा ओपन होते हैं। बाकी ये सेम प्रोसेस है, बाकी इसमें सिर्फ एक स्टेप उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो दिस वाज स्टीवर्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए स्टीवर्ट हाइपोथेसिस में क्या है, इन्होंने ही जो सायरे की जो एक्सटेंडेड थ्योरी थी उसको एक्सटेंड कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जब पीएच ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज होता है तो वहाँ पर अगेन क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होती है, और वहाँ पर एंजाइम वर्क करती है फॉस्फोइनाइलेज, जिसके कारण स्टार्च जो है वो शुगर में चेंज हो जाता है।
तो सायरे ने कहा कि वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, लेकिन उसी थ्योरी को एक्सटेंड किया स्टीवर्ट ने, और उन्होंने पाया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बाद भी क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विच इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, और वो बनता है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है, और उसकी की वजह से देर विल बी इंक्रीज इन द डिप्यूटी ऑफ गार्ड सेल, जिसके कारण जो है गार्ड सेल बिकेम टर्जिड और स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो दिस वॉज द स्टीवर्ट हाइपोथेसिस। नाउ नेक्स्ट थ्योरी जिसको बोला जाता है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। अब जो है दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्यूजिनो एंड मॉडिफाई लेविट। ये जो थ्योरी थी वो दी थी फ्यूजिनो ने, और इसको बाद में मॉडिफाई किया था लेविट ने इन 1974। और ये है दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एट द प्रेजेंट टू एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना गया और आज तक भी एक्सेप्टेड है। अब देखिए इस थ्योरी में होता क्या है। According to this theory, when leaf is exposed to light, the malic acid appear in the guard cells, and this malic acid get dissociated into malate and H ions. H ions produced in this way are exchanged with K ions, that is, as H ion leave the guard cell, the K ion, that is potassium ion, enters the guard cell, and potassium ion react with pellet forming potassium malate which migrate in the vacuole of guard cell. देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी जो लीव है वो एक्सपोज सनलाइट में जब एक्सपोज्ड है, हमें पता है कि जो स्टोमेटा है वो कब ओपन हो रहा है, डे टाइम में। तो डे टाइम में क्या है, सनलाइट भी ज़्यादा है, और जब सनलाइट होगी तो ऑब्वियस है कि जो प्लांट है वो क्या प्रोसेस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और जब फोटोसिंथेसिस वहाँ पर हो रही है तो वहाँ पे अगेन हमें पता है कि वो क्या फूड बना रहा है, दैट इज स्टार्च। तो उससे क्या बन रहा है, उससे मैलिक एसिड बन रहा है, और जब ये मैलिक एसिड है वो जो है वो इट विल बी चेंज इनटू मैलेट। ठीक है, मैलेट प्लस एच आयंस, क्योंकि ऑब्वियस है वो एसिड है, वो जाके ऑक्सीडाइज एसिड है तो उसमें है कि आयंस भी रिलीज हो सकते हैं, तो एच आयंस। फिर जो है ये एच आयन जो है वो गार्ड सेल से बाहर निकलते हैं, उसकी जगह जो है पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल से उसमें एंटर कर जाते हैं। चलिए हम इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा इजी समझ में आपको आएगा। तो देखिए ये मैंने एक ही गार्ड सेल ड्रॉ किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए ज़्यादातर हमें पता है कि ऑब्वियस है जो डे टाइम है उसमें स्टोमेटा ओपनिंग होती है। तो डे टाइम में क्या हुआ, ये जो है मैंने एक गार्ड सेल बनाया है, और गार्ड सेल के अंदर हमें पता है कि वहाँ पे क्या हमें पता है कि दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। अब जो है ये गार्ड सेल के अंदर क्या बना, मैलिक एसिड। जो ये मैलिक एसिड है ये इट विल बी चेंज इनटू मैलेट। ठीक है, तो मैलेट क्या एक एसिड है, उसके साथ में एच आयंस फॉर्म्ड हो जाते हैं। ये एच आयंस फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो एच आयंस हैं ये बाहर जो है, यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल, then the dissociation of malic acid, and this malic acid will be changed into malate and H ions. ये malic acid will be changed into malate and acid। अब ये जो है H ions हैं ये बाहर की तरफ ट्रेवल करेंगे, देखिए बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल की तरफ, और सब्सिडरी सेल में जो पोटेशियम जो आयंस थे वो ट्रैवल करेंगे गार्ड सेल की तरफ। The influx of potassium ion by active transport into guard cell and influx of H ions from guard cells। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पोटेशियम आयन जो है मैंने रेड से शो किया, आप ध्यान से देखिएगा। पोटेशियम आयन क्या हो रहे हैं, गार्ड सेल के अंदर आ रहे हैं, और जो H आयंस थे क्योंकि जो है इक्विलिब्रियम बनाना है आयन कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये जो H आयन है जो है वो ब्रेकअप होगी बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ से जो पोटेशियम आयन है वो ट्रैवल करेंगे गार्ड सेल की तरफ। और जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर आए तो दे विल फॉर्म पोटेशियम मैलेट। ये जो मैलेट है उसके साथ कंबाइन करके दे विल फॉर्म पोटेशियम मैलेट, और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये जो पोटेशियम मैलेट है दैट इज मोर सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, उसकी वजह से
ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल विल इंक्रीज। और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इंडोऑस्मोसिस होगा कि जो सब्सिडरी सेल्स भी हैं या पास की जो भी सेल्स हैं उनमें से भी गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या होंगी, इंडोऑस्मोसिस के कारण सारा पानी अंदर आ जाएगा, उस जिसकी वजह से जो टर्जर सेल्स हैं जो गार्ड सेल्स हैं दे विल बी swollen, वो फूल जाएंगे, दे विल बिकम टर्जिड। और जब हमें पता है जब स्टोमेटा टर्जिड होते हैं तो वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। यहाँ देखिए ओपन हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, आप बस मैंने आपको बहुत इन शॉर्ट और बहुत सिंपल वे में आपको समझाया है, सो दैट यू कैन अपेयर इन योर एग्ज़ाम, और उसमें यू कैन राइट दिस थिंग्स इन योर एग्ज़ाम। तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वे टू एक्सप्लेन और टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। तो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म और बहुत शॉर्टकट फॉर्म आपको किया है ताकि आपको समझ आ जाए एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखिए इसको, मैंने समझाने की कोशिश की है कि ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होगा। हम पूरा डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं, मैं बहुत आपको समझा रही हूँ कि जो मैलिक एसिड फॉर्म होता है गार्ड सेल में, मैलिक एसिड जो चेंज हो जाता है मैलेट और एच आयंस में। ये एच आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ ट्रेवल करते हैं क्योंकि आयन इक्विलिब्रियम को बनाना है, तो दे विल ट्रेवल आउटसाइड टूवर्ड्स द सब्सिडरी सेल, और सब्सिडरी सेल में जो है पोटेशियम आयन है वो ट्रैवल करते हैं गार्ड सेल्स के अंदर। अब जब गार्ड सेल के अंदर जब ये पोटेशियम आयन अंदर आ जाते हैं तो ये मैलेट के साथ बनाते हैं पोटेशियम मैलेट, ठीक है। और पोटेशियम मैलेट बनने के कारण यहाँ पर जो क्या है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है गार्ड सेल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस होता है। और हमें पता है इंडोऑस्मोसिस से के कारण क्या हुआ, और जो है वहाँ से पानी भी इसमें और एंटर हो गया, और गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं यानी स्वेलन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या है, ओपन हो जाते हैं। अब नाइट टाइम में बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। तो नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपको पता है स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द सब स्टोमेटल कैविटी विल बी इंक्रीज। जैसे ही फोटोसिंथेसिस रुका, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है स्टोमेटा में वो इंक्रीज हो गया, और जो एक हार्मोन है दैट इज़ एब्सिसिक एसिड वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पोटेशियम आयन है ये सब फिर वापस क्या है, बाहर की तरफ जाने लगते हैं गार्ड सेल से, और वहाँ से वापस क्या है जो एच आयन है वो आ जाते हैं, और उसकी वजह से अगेन ये जो गार्ड सेल था उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जिसके कारण जो है गार्ड सेल्स कैसे बन जाएंगे, फ्लैसिड, और जैसे ही गार्ड सेल फ्लैसिड हुआ स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस जैसे ही ख़त्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन स्टोमेटा कैविटी में बढ़ गई, जिसके कारण जो है हार्मोन चेंज हुआ, यानी एब्सिसिक एसिड जो एक हार्मोन है दैट बिकेम एक्टिव, उसकी वजह से जो पोटेशियम आयन गार्ड सेल में आए थे वो सब बाहर की तरफ, यानी अगेन दे विल मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल टुवर्ड द सब्सिडरी सेल, और उसकी वजह से देयर विल बी डिक्रीज इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल विच कॉज एक्सोऑस्मोसिस, यानी जितना भी पानी है वो बाहर की तरफ निकलेगा, and due to which the guard cell became flaccid, and we all know when guard cells became flaccid the stage is the stomata will closed, ठीक है। So this was the theory of potassium ion transport theory. If you have any problem, do write some comments so I can explain it to you in detail. Now this all was about the stomata and how the stomata and the mechanism of stomata, how the stomata opens and close. Now we move on to the next topic, that is guttation. So guttation is the process, or we can say the secretion of water in the form of small drop from the leaf margins called guttation. जब लीफ मार्जिन से, क्योंकि हमें पता है वेपर्स फॉर्म में, मैंने स्टार्टिंग में ही टॉपिक के आपको जब हम ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने कहा था कि जब वेपर्स की फॉर्म में पानी जो है वो प्लांट से निकले तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में यानी ड्रॉपलेट फॉर्म में लीव्स के मार्जिन से निकलता हुआ नज़र आए,
दिस प्रोसेस नोन एज गटेशन। और ये जो आपको प्रोसेस है ये ओनली आपको मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में ही देखने को मिलती है, क्योंकि डे लाइट में जब सनलाइट होती है तो इवेपोरेशन के कारण जो है वो आप ड्रॉपलेट्स नहीं देख पाते हैं। आप कई सारे जो प्लांट्स है लाइक पोटैटो, कोलैक्सिया, बैरोफिलम, इनके आप लीफ मार्जिन पे, आप अर्ली मॉर्निंग अगर आप उनके लीफ मार्जिन पे देखेंगे, यू विल फाउंड ड्रॉपलेट्स ऑन देयर लीव्स एंड दैट इज गटेशंस। ठीक है। और ये जो टर्म है, दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए बैंगस्टेन, जो एक साइंटिस्ट थे, इन 1887, और उन्होंने ये टर्म सबसे पहले यूज़ की थी, जो है टर्म गटेशन। अब ये भी जो है कॉमन कंडीशंस हैं जिसके अंदर रैपिड एब्जॉर्प्शन और जब लो ट्रांसपिरेशन वाटर होता है, और मैंने बताया आपको कि इसे मॉर्निंग में हम देख सकते हैं। ओके अब ये जो लॉस ऑफ वाटर, दिस लॉस अकर्स थ्रू अ माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द वेन ऑफ लीव्स। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि हाउ दिस गटेशंस लुक लाइक। सॉरी, ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये लीफ मार्जिन के ऊपर थोड़ा ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है मेरे पास। यहाँ आप लीफ मार्जिन पर आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गटेशन। ये छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में जो लीफ मार्जिन पर निकल रहे हैं, ये शो कर रहा है गटेशन को। अब देखिए, हमने ट्रांसपिरेशन की बात की, जब वहाँ पे वेपर्स फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा था तो हमने कहा वो किससे हो रहा था, स्टोमेटा से। उसी तरह जो गटेशन है जिसमें वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में लॉस हो रहा है टू द एनवायरनमेंट, तो वो होता है छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं एट द लीफ मार्जिन जो डायरेक्ट वेन से कनेक्टेड रहती हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स। So we can say this loss of waters occur through the minute opening present at the terminal end of veins of leaf. These minute openings are hydrothots. और इन हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं, इनमें एक पोर होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर पोर। द पोर ऑफ हाइड्रोथॉट्स इज, अब देखिए ये थोड़ा जो है स्टोमेटा से इसलिए डिफरेंट है कि आपने देखा स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, लेकिन इनमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ हाइड्रोथॉट्स कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ देखिए, ये एक हाइड्रोथॉट का है डायग्राम है। तो यहाँ पर दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोथॉट, और यहाँ देख रहे हैं एक पोर कैविटी है जिससे पानी जो है, इसको बोला गया है नॉन फंक्शनल गार्ड सेल हम बोल सकते हैं, क्योंकि गार्ड सेल में हमने देखना देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप इसको सिर्फ वाटर पोर की तरह ही याद रखिए और हाइड्रोथॉट्स की तरह याद रखिए, नहीं तो यू विल गेट कन्फ्यूज। तो ये हाइड्रोथॉट्स होता है जिसमें जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो बाहर आता है। ठीक है। और इनमें जो है आप देख पा रहे हैं, ये जो ये पोर कैविटी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो है नीचे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे ये जो सेल्स हैं, ये पेरेन्काइमल सेल्स है जो स्पोर कैविटी के एडजेसेंट मतलब बिल्कुल पास में लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं एपिथम। जैसे वहाँ पे सब्सिडरी सेल्स है ना, यहाँ पर है एपिथम, जो यहाँ पर इस जो पोर कैविटी है वहाँ उसके पास में है। अब देखिए इसमें कैसे जो है ये पानी जो है वो इनमें आता है। तो क्या होता है कि जब भी जो पानी है एब्जॉर्ब होता है रूट के द्वारा, और जब ऊपर आता है थ्रू ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर्स के कारण, तो पानी क्या है जाइलम वेसल्स में आता है, और जाइलम वेसल्स से वो कहाँ पर वो जो है एपिथम इनमें आ जाता है, और उसके द्वारा ये जो है कई बार कुछ प्रेशर के कारण कुछ एपिथम जो है वो उसमें आ जाता है, और फिर ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जो है वो बाहर आ जाता है। तो हम देख पा रहे होंगे ये ट्रैकेट सेल्स हैं।
ये देखिए, ये ट्रैकेड सेल्स हैं। इनमें से जो है कई बार जो वाटर है यानी पानी जो है वो इस एपिथेलियम सेल्स में आ जाता है और इससे ये बाहर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाता है। अब ये जो है गटेशन में जो फ्लूइड होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। और गटेशन जो है वो कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर इसकी वजह से कई बार प्लांट्स को हार्म ही होता है, क्योंकि बहुत सारे जो मिनरल है और डिज़ोल्व मिनरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कई बार मिनरल डेफिशिएंसी भी हो जाती है प्लांट्स के अंदर। और कई बार जो है पानी जब बहुत एक्सेस फॉर्म में जब इवेपोरेट हो जाता है तो उसकी वजह से लीफ बर्न भी हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और सारा मिनरल उसमें से निकल के जा रहा है तो कई बार लीफ बर्न हो जाती हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो जाती है उसकी वजह से, और ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। तो ग्रेडेशन उतना हेल्पफुल नहीं है। और ये हमने देखा कि ये जो है कुछ प्लांट्स में हम देख सकते हैं, दैट इज़ पोटैटो, कलेसिया और बायरोफिलम में हम लोग मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम सुबह सुबह देख सकते हैं उनकी लीव्स पे जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनको हम बोल सकते हैं गटेशन। अब आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है, दैट इज़ ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग क्या होता है, तो कई बार जब स्टेम पे कोई कट लग जाता है तो जाइलम से डायरेक्ट जो है जो भी लिक्विड है वो बाहर आ जाता है, उस पर जम जाता है, दैट इज़ ब्लीडिंग। और ये जो है जो जम जाता है वो लिक्विड वहाँ जो इंजर्ड पोर्शन पे है, दैट में कंटेन शुगर, अमीनो एसिड एंड सम प्लांट लेटेक्स। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लीडिंग क्या है, गटेशंस क्या हैं, और व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड द स्टोमेटल ओपनिंग। तो आज हमने जो है वो स्टडी किया मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। इसमें हमने 3 हाइपोथेसिस स्टडी किया है। फर्स्ट वन वाज स्टार शुगर हाइपोथेसिस, सेकंड वाज स्टेपिड हाइपोथेसिस एंड थर्ड वन वाज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में हमें पता है कि जो स्टार्च है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू शुगर, एंड शुगर में भी क्या है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। स्टीवर्ट ने इसी हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाया, उन्होंने बोला कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है उससे भी आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज बनता है। फिर जो नेक्स्ट है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी है, जिसको आज भी हम लोग मानते हैं मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी है। उसमें हमने देखा कि कैसे जो है मैलिक एसिड जो है वो मैलेट एसिड में कन्वर्ट होता है और एच आयन बाहर की तरफ और पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एंडोऑस्मोसिस होता है और उसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसेड ट्रेजिड बनते हैं और स्टोमेटा ओपन होता है। और इसका जिस उल्टा जो है वो नाइट टाइम में हो जाता है कि जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, वहाँ पे एक हार्मोन बनता है एब्सिस्टिक एसिड, उसके कारण जो पोटेशियम आयन जो थे गार्ड सेल में वो बाहर की तरफ आने लगते हैं सब्सिडरी सेल में, और वहाँ पे वापस से जो है वहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होती है और गार्ड सेल क्या है फ्लैसिड बन जाते हैं और वो क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद हमने गटेशन भी को स्टडी किया कि गटेशन क्या है, वो है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर लॉस होना, जो लीफ के मार्जिन से जो वाटर लॉस होता है उसको हम बोलते हैं गटेशन। और ये जो है उसमें हमने स्ट्रक्चर भी स्टडी किया कि दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ हैदर थॉट्स, जहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं इट वाज द ओपनिंग, जिसको पोर कैविटी हम बोलते हैं या वाटर पोर कह सकते हैं। उससे एडजेसेंट जो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिथम, जिनसे जो है कई बार जो पानी जो है जाइलम के थ्रू जा रहा है ऊपर, और वहाँ पे जाने के बाद जो है वो वेसल्स के थ्रू कई बार जो होता है एपिथम टिश्यू में चला जाता है और वहाँ से वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है लीफ मार्जिन पे आ जाता है। तो ये था गटेशन। और हाँ, गटेशन हमने देखा कि इतना यूज़फुल नहीं है, बल्कि उससे जो है प्लांट को नुकसान ही होता है। इसके साथ में हमने एक और टर्म स्टडी की, दैट इज़ ब्लीडिंग, कि जब भी कोई प्लांट्स पे कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पे जो है जाइलम से कुछ सैप वगैरह बाहर निकल आता है और वो जम जाता है उस पर, और उस सैप में भी कई सारे मिनरल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स। तो
ये आज हमने इतना सब कुछ जो है आज का टॉपिक में हमने कवर किया। होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, let me know. You can write in the comments. This was today's topic. Thank you.